हेलो बच्चों, आज की एक क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास, ग्रामर का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रीपोजिशन। जो नाम से डिफाइन है कि प्रीपोजिशन, प्री प्लस पोजिशन, जो पूर्व की पोजीशन को मेंटेन करे उसको हम प्रीपोजिशन कहते हैं। प्रीपोजिशन बोर्ड के एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन 100% एग्जाम में इसके आते हैं और बहुत से बच्चों का ये क्वेश्चन गलत हो जाता है। राइट प्रीपोजिशन को यूज करना इतना आसान नहीं होता है क्योंकि प्रीपोजिशन का कोई फिक्स मीनिंग नहीं होता है और इसीलिए यह टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है। बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन आता है, इनकरेक्ट फोल्ड पर आता है, डायरेक्टली अधिकतर इनकरेक्ट फोल्ड पर प्रीपोजिशन पूछा जाता है, यानी गलत जगह पर गलत प्रीपोजिशन यूज कर दिया जाता है और फिर कहा जाता है कि इसको ठीक कीजिए, यानी कि एरर रेक्टिफिकेशन का फॉल्ट जो अपने सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम में मोस्टली आता है। उनमें से एक टॉपिक ये प्रीपोजिशन का है जिसको हमें आज सीखना है। ये टॉपिक इजी भी है और टफ भी है क्योंकि इसके बारे में कहा जाता है कि प्रीपोजिशन डजंट हैव एनी फिक्स मीनिंग, इट्स मीनिंग डिपेंड्स अपॉन द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। यू विल हैव टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस इफ यू वांट टू यूज एग्जैक्टली प्रीपोजिशन इन द ब्लैंक। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। बहुत से बच्चे समझते हैं कि सर प्रीपोजिशन को हम आसानी से यूज कर देंगे। बहुत से लोगों की भी भ्रांतियां हैं, कई सारे पढ़ाने वालों की भी भ्रांतियां हैं कि प्रीपोजिशन सिंपल होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। प्रीपोजिशन सही भी हो सकता है और आपकी ये सिचुएशन अगर सेंटेंस की आपको समझ में नहीं आती है तो आप प्रीपोजिशन को कभी भी ढंग से यूज नहीं कर पाएंगे, एग्जैक्टली यूज नहीं कर पाएंगे। और इसीलिए प्रीपोजिशन को लिखने की जगह सुनने वाला टॉपिक ज्यादा है। जितना आप सुनेंगे प्रीपोजिशन के बारे में, जितना मैं बोलूंगा, जितना आप ध्यान से सुनेंगे, इस रिकॉर्डिंग को, वीडियो को ध्यान से सुनेंगे, बातों को पूरा ध्यान से सुनेंगे तो आपका प्रीपोजिशन राइट होगा। लिखने की जगह सुनने से ज्यादा याद होता है प्रीपोजिशन। समझ में आया? तो ये जो प्रीपोजिशन का टॉपिक है इसको हम स्टार्ट करते हैं। इसके पहले हमारे प्लेस प्रीपोजिशन, टाइम प्रीपोजिशन अलग अलग टाइप में चलते हैं। यहां हम एक साथ वो प्रीपोजिशन पढ़ेंगे जो आपको समझना है। मोस्टली जो एग्जाम में आते हैं उन प्रीपोजिशन को हमें पढ़ना है। ये पूरे प्रीपोजिशन का इंडेक्स आपके सामने है जिसमें आज की इस क्लास में हम ये सारे प्रीपोजिशन भी क्लियर करेंगे। साथ में कुछ फिक्स प्रीपोजिशन होते हैं जिनके साथ कोई रूल फिट नहीं होता है। इसके अलावा एक और वर्ब होती है हमारी फ्रेजल वर्ब। एक फ्रेजल वर्ब भी होती है। फ्रेजल वर्ब हम किसको कहेंगे? मोस्टली एग्जाम में सेंटेंस फ्रेजल वर्ब से रिलेटेड भी आते हैं। फ्रेजल वर्ब वो वर्ब होती है जिसमें मूल वर्ब एक होती है लेकिन उसमें अलग अलग प्रीपोजिशन चेंज हो जाते हैं और जैसे ही प्रीपोजिशन चेंज होता है उसका मीनिंग भी बदल जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, जैसे लुक वर्ब है। अगर आप यहां पर लुक आफ्टर लिखेंगे, लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना, लेकिन अगर मान लीजिए लुक के साथ में आप लुक इनटू का यूज कर देते हैं तो इसका मतलब हो जाएगा ध्यान देना। जैसे जैसे लुक फॉर होगा तो उसका मतलब हो जाता है तलाश करना। पुट ऑन का मतलब होता है कपड़े पहनना। पुट ऑफ का मतलब होता है कपड़े उतारना। पुट इन का मतलब होता है प्रस्तुत करना। तो जैसे ही प्रीपोजिशन मूल वर्ब के साथ बदलता है, जो बेसिक फॉर्म होती है वर्ब की वह समान होती है लेकिन डिफरेंट प्रीपोजिशन जैसे ही उनके साथ में यूज होता है उसका मीनिंग भी बदल जाता है। तो जो वर्ब जिसके साथ प्रीपोजिशन आता है, यानी कि वर्ब प्लस प्रीपोजिशन, वर्ब प्लस प्रीपोजिशन, ये जो वर्ब होती है उसको हम फ्रेजल वर्ब भी कहते हैं। तो कभी कभी फ्रेजल वर्ब से रिलेटेड सेंटेंस भी प्रीपोजिशन के फॉल्ट पर आता है तो वहां रूल्स फॉलो नहीं होता है। इसमें तो सारी फ्रेजल वर्ब को आप याद करनी पड़ेगी और सेंटेंस का मीनिंग समझना पड़ता है। तो राइट प्रीपोजिशन को यूज करने के लिए आपको चाहिए कि सेंटेंस जो एग्जाम में आने वाला है उसको आपको अच्छी तरह से उसका मीनिंग समझना होगा। हिंदी अर्थ उसका करना आना चाहिए। जब तक हिंदी अर्थ करना नहीं आएगा मेरी गारंटी कि आप प्रीपोजिशन को सेट नहीं कर सकते। तो प्रीपोजिशन अगर यूज करना चाहते हो
तो पहले इन सब के जितने भी इंडेक्स में ये प्रीपोजिशन हम देख रहे हैं, इनकी सिचुएशन को अलग अलग रूप में आपको याद रखनी पड़ेगी। प्रीपोजिशन किसी भी नाउन प्रोनाउन से पहले आते हैं और उनसे अपना संबंध जोड़ते हैं, बस उनको ही हम प्रीपोजिशन कहते हैं। नाउन या प्रोनाउन से पूर्व आकर के वो उनसे अपना संबंध जोड़ते हैं, बस उसी को ही बोलते हैं हम प्रीपोजिशन। किसी नाउन या प्रीपोजिशन से पहले जो वर्ड यूज होता है प्रीपोजिशन, उसको हम प्रीपोजिशन कहते हैं। आगे समझे? जैसे मैं कहूं कि द स्टार्स आर शाइनिंग इन द स्काई, द स्टार्स आर शाइनिंग इन द स्काई। अगर इनको मैं हटा देता हूं तो क्या बनेगा सेंटेंस? द स्टार्स आर शाइनिंग द स्काई, तारे आसमान चमक रहे हैं। आपका सेंटेंस ही बोलने में अटपटा सा लगेगा। तो बिना प्रीपोजिशन के आपका सेंटेंस की जो लय है, उसका जो कंप्लीशन है, वो अपने आप में पूरा नहीं होता है। इसलिए इनका यूज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये जो प्रीपोजिशन है, ऑन, ओवर, अपॉन, एट, ठीक है, विदाउट, बिहाइंड, इन, इनटू, फ्रॉम, टू, ये जो प्रीपोजिशन है इनको हम पढ़ेंगे एक एक करके। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम ऑन की बात करें। ऑन जो प्रीपोजिशन है वो किस सेंस में यूज होता है? ऑन बिल्कुल सिंपल सा प्रीपोजिशन है। ऑन का यूज सबसे बड़ी चीज इसमें आती है बिफोर द नेम ऑफ डेज, डेट्स और फेस्टिवल्स। जितने भी हमारे त्योहार हैं, त्योहारों के फेस्टिवल्स के नामों से पूर्व बिफोर द नेम ऑफ द फेस्टिवल्स, बिफोर द नेम ऑफ द डेज और जो डेट्स होती है उनके पहले प्रीपोजिशन ऑन का यूज होता है। जैसे राम विल गो टू जयपुर ऑन मंडे, मंडे आ गया तो जैसे ही मंडे दिन का नाम आया तो दिन से पहले आपको ऑन का यूज करना है। इसी प्रकार से दीपावली है, फेस्टिवल का नाम है। जितने भी फेस्टिवल्स हैं तो फेस्टिवल्स के नामों से पूर्व हमेशा आर्टिकल यानी कि प्रीपोजिशन ऑन का यूज होता है। टू इंडिकेट द पोजीशन ऑफ द थिंग फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द सरफेस, इन द सेंस ऑफ सरफेस। सरफेस कैसा भी हो, टचिंग पोजीशन होनी चाहिए। कोई भी वस्तु ऊपर हो, ऊपर की वस्तु का जब नीचे की वस्तु से स्पर्श होता है, ऊपर की वस्तु का नीचे की वस्तु से स्पर्श हो तो ऑन का प्रयोग होता है। जैसे द बुक इज ऑन द टेबल, जैसे बुक जो है टेबल के ऊपर है। आई एम सिटिंग ऑन द डाइस, यू आर सिटिंग ऑन द बेंच। जब आप क्लास में बैठते हैं, बेंच या स्टूल पे बैठते हैं तो उसके लिए भी क्या आएगा कि यू आर सिटिंग ऑन दी बेंच, कि आप बेंच पर बैठे हुए हैं। ठीक है, आप बेंच पर बैठे हुए हैं, स्टूल पर बैठे हुए हैं, टेबल पर बैठे हुए हैं। ऊपर यानी कि ऊपर की वस्तु का नीचे की वस्तु से स्पर्श होना चाहिए। नदी का जो किनारा होता है उसके लिए भी ऑन का यूज होता है। मैं आपको बता देता हूं कि जैसे कोटा इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ चंबल रिवर, कोटा चंबल नदी के किनारे पर बसा हुआ है। आया समझ में? तो इसी प्रकार से आपको सेंटेंस समझना है कि नदी का किनारा हो चाहे समंदर का किनारा हो, किनारे के सेंस में भी, वहां स्थित होने के सेंस में भी ऑन का प्रयोग होता है। ठीक है, इन द सेंस ऑफ सरफेस, सतह पर होने के सेंस में, चाहे आपका सरफेस हॉरिजेंटल हो या वर्टिकल हो। दीवार है, दीवार कैसा सरफेस है? वर्टिकल है, तो इसके लिए भी ऑन का यूज होता है। जैसे हम बोलते हैं कि पुट द पिक्चर ऑन द वॉल। ठीक है, इसी प्रकार से जैसे हमारा जो ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया लेसन है उसमें जो वो बेकर होते हैं वो बिल कहाँ मेंटेन करते थे? ऑन द वॉल, दीवार पर। तो दीवार एक वर्टिकल सरफेस है, इसके लिए भी ऑन का ही यूज होता है। और इसके अलावा हमारे शरीर के जितने भी आउटवर्ल्ड बॉडीली पार्ट है, हाथ है, कंधा है, सिर है, फेस है, नाक है, कान है, हेड है, इन सब के लिए भी ऑन का ही यूज होता है। ये मैं बोल रहा हूं, आप सुनते जाए। मैंने शुरू में कहा कि प्रीपोजिशन लिखने की जगह सुनने से याद होता है, यही इसकी ट्रिक है। प्रीपोजिशन को 100% सीखना चाहते हो तो सुनो ज्यादा, लिखो कम। ये लिखने का मैटर नहीं है, सुनने का मैटर है। इसी तो उसका नाम प्रीपोजिशन है। किसी भी पोजीशन को समझने के लिए सुनना बहुत जरूरी है। लिस्निंग पावर जिसका मजबूत होगा उसी का ही प्रीपोजिशन राइट होगा। ठीक है, तो ये ऑन का यूज हुआ। ऑन का यूज आप देखो कि सिंपल सा पॉइंट बता हम, ऑन का यूज कंप्यूटर, कंप्यूटर, रेडियो, मोबाइल और फोन,
फोन पर बात करने के लिए, रेडियो पर कोई चीज सुनने के लिए, टीवी पर कोई बात धारावाहिक मैच देखने के लिए, कंप्यूटर पर काम करने के लिए, सबके लिए ऑन का यूज होता है। जैसे ही इज वर्किंग ऑन द कंप्यूटर, आई एम वॉचिंग ए क्रिकेट मैच ऑन टीवी। अब बहुत सी बार एग्जाम में सेंटेंस आ जाता है कि आई एम वॉचिंग ए क्रिकेट मैच इन द टीवी या इन टीवी, तो टीवी में मैच देख रहे हैं। भैया टीवी में कुछ नहीं आता, रेडियो में कुछ नहीं आता, मोबाइल में कुछ नहीं आता, जो भी आता है वो पर है, फोन मोबाइल पर आता है। आई एम टॉकिंग ऑन मोबाइल, यू कांट से दैट आई एम टॉकिंग इन मोबाइल। आई एम वॉचिंग क्रिकेट मैच ऑन टीवी, नॉट इन टीवी। अगर इनका यूज हो रहा है तो वह इनकरेक्ट वर्ड है। सुनने में अच्छा लगता है कि मैं टीवी में मैच देख रहा हूं, लेकिन टीवी में मैच नहीं आता है, टीवी पर आता है मैच। रेडियो में गाना सुन रहा हूं, गलत है, मैं रेडियो पर गाना सुन रहा हूं। वायरलेस हो, आपका फोन हो, आपका मोबाइल हो, आप कंप्यूटर स्क्रीन पर बैठे हैं या फिर आप टीवी पर मैच देख रहे हैं, तो फिर उसके लिए ऑन का यूज होता है, इन नहीं आता है। ये दिमाग में फिक्स कर लें, क्योंकि कुछ बातें हमें बोलने में बहुत अच्छी लगती है लेकिन इंग्लिश की ग्रामर के यूज में वो गलत होती है। ठीक है, तो यह देखो, ये ऑन का यूज इस प्रकार से हमें यूज करना है। इसके अलावा ओवर की बात करते हैं। ओवर का यूज होता है वर्टिकली अबव और डायरेक्टली हायर, लैक ऑफ कॉन्टेक्ट टच। तो ओवर का यूज भी ऊपर के सेंस में होता है बच्चों। ओवर का यूज, ये जो ओवर है, ओवर का मतलब ही सेंस ऊपर की ओर जाता है, लेकिन ओवर का यूज उस कंडीशन में होता है जब ऊपर की वस्तु का, यानी कोई भी थिंग एग्जैक्ट अपवार्ड हो लेकिन नीचे की वस्तु के बीच में कोई टच ना हो, लैक ऑफ टचिंग हो, उसमें छूने वाला भाव न हो, ऊपर की वस्तु का नीचे की वस्तु से स्पर्श नहीं होता है, ये ठीक ऊपर होने का भाव होता है। ठीक है, आया समझ में। अब जैसे मान लीजिए ये पेड़ है आपके पास, ये पेड़ है, ये पेड़ बढ़ा दिया मैंने, अब यहां इस पेड़ के ऊपर पक्षी उड़ रहा है, तो क्या कहेंगे? द बर्ड इज फ्लाइंग ओवर द ट्री, द प्लेन इज फ्लाइंग ओवर द हिल। पहाड़ी के ऊपर प्लेन उड़ रहा है। द हेलीकॉप्टर इज फ्लाइंग ओवर द हिल, नॉट ऑन द हिल। आपको सेंटेंस दिया जा सकता है कि द हेलीकॉप्टर या द प्लेन इज फ्लाइंग ऑन द हिल, करेक्ट द सेंटेंस। तो ऑन गलत हो गया, उसकी जगह आपको ओवर का यूज करना है, क्योंकि अगर ऑन का यूज हो रहा है तो फिर प्लेन की टचिंग होनी चाहिए पहाड़ी से, और जब प्लेन पहाड़ी से टकराएगा तो क्रैश हो जाएगा, फ्लाइंग नहीं करेगा, इसलिए ठीक ऊपर होने का भाव। इसी प्रकार हम रूम में बैठे, आप जिस रूम में बैठे हुए हैं ना, उस रूम के ऊपर पंखा तो चल रहा है ना, तो क्या बोलेंगे? द फैन इज मूविंग ओवर द हेड, नॉट ऑन द हेड। लेकिन अगर आप हेलमेट पहने हुए हैं तो क्या कहेंगे? आई एम वियरिंग द हेलमेट ऑन द हेड। अब आप सोचेंगे कि यार हेलमेट भी दो प्रकार की होती है। हेलमेट, एक ऐसा हेलमेट जो टोपी टाइप होता है, एक ऐसा हेलमेट जो पूरे फेस को भी कवर करता है। तो बोलेंगे सर फिर उसके लिए क्या करेंगे? अरे कुछ भी नहीं करना है उसके लिए। मैं कहता हूं एक चीज की, दुनिया का कैसा भी हेलमेट हो वो सिर पर ही पहना जाता है, किसी कान या नाक पर नहीं पहना जाता। तो हेलमेट कहां पहना जाता है? सिर के ऊपर पहना जाता है। वो तो हेलमेट की खासियत है कि उसने उसके साथ में सिर के साथ आपके फेस को भी कवर कर लिया। तो हम क्या करें भाई? ये तो कंपनी के द्वारा दिया गया एडवांटेज है कि उसने हेलमेट ही ऐसा बना दिया जिसने आपके फेस को भी कवर कर लिया। लेकिन हेलमेट को तो आपने पहना तो सिर में ही था ना, अब सिर में पहना तो फेस कवर कर लिया, लेकिन हेलमेट के लिए ऑन ही आएगा, ऑन द हेड। लेकिन आप मास्क पहनेंगे तो मास्क वाली बात आती है ओवर के साथ। अगर आप चेहरे पर मास्क पहनते हैं तो मास्क जब पहनते हैं तो ध्यान रखना कि ओवर का यूज होता है। जैसे द रॉबर वाज वियरिंग द मास्क ओवर हिज फेस, लुटेरा अपने चेहरे पर मास्क पहने हुए था। तो मास्क के लिए ओवर का यूज होता है। ये कंडीशन समझना है ओवर की आपको। तो ध्यान रखना है कि ओवर कहां था? ओवर 50 मोर देन। इसके अलावा आप देखो ओवर का यूज टू क्रॉस द लिमिट होता है। क्रॉसिंग द लिमिट, जो एक डेफिनेट लिमिट होती है किसी भी चीज की, क्रॉसिंग लिमिट, लिमिट को क्रॉस करने के सेंस में भी ओवर आता है। जैसे ओवर एज हो गया, ज्यादा खा जाए तो ओवर डाइट हो जाता है। नालियों का पानी ज्यादा उफल जाए तो ओवरफ्लो बोलते हैं। कभी कभी किसी की चलती बाइक ओवरफ्लो हो जाती है, हम बोलते हैं। कोई एक्सेस क्वांटिटी में ज्यादा हो जाता है
तो क्या कहते हैं, द रिवर्स बिकम्स ओवरफ्लो ड्यूरिंग द हैवी रेन, भारी बरसात के दौरान नदियां ओवरफ्लो हो जाती है और वो ओवरफ्लो होकर पानी फैल जाता है और बाढ़ का रूप लेता है, तो उसको ओवरफ्लो बोलते हैं। तो ओवरफ्लो का मतलब एक्सेस क्वांटिटी, ज्यादा मात्रा में पानी आ जाए, वाटर आ जाता है तो ओवरफ्लो हो जाता है। तो ज्यादा एक्सेस, ज्यादा हम खा जाते हैं कभी कभी तो ओवर डाइट बोलते हैं। उम्र से बाहर ऊपर चले जाए तो ओवर एज, ही हैज बिकम ओवर एज, नाउ ही कैन नॉट गेट एनी गवर्नमेंट जॉब, वो ओवर एज हो चुका है, वो ओवर 50 चला गया है, ये देखो 50 से ऊपर। तो जब हम क्रॉस करते हैं एक डेफिनेट लिमिट को तो उसके लिए भी ओवर का यूज होता है। और नेक्स्ट पॉइंट, ओवर की कंडीशन आप समझे, ओवर की एक और कंडीशन है, जैसे ओवर का आप यूज कर रहे हैं, किसी गार्डन में जा रहे हैं, गार्डन में वहां पर कोई रेलिंग लगी हुई है, रेलिंग को आप कूद कर जा रहे हैं, जंप मार के इधर से कूद के उधर, तो ओवर द रेलिंग। जैसे डेरी क्लाइम्ड ओवर द वॉल, दीवार फांद कर अंदर चला गया, तो दीवार तो यहीं रही है, इसके ऊपर से होता हुआ गया तो ओवर द वॉल होगा, ओवर द फेंस होगा, ओवर द रेलिंग होगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। दूसरा पॉइंट, ओवर की कंडीशन सुनो ध्यान से, ओवर की कंडीशन कवरिंग का सेंस होता है। किसी चीज को हम कपड़े से कवर कर देते हैं तो उसके लिए भी ओवर का यूज आता है। आया समझ में? देखो कि जैसे किसी व्यक्ति को हम अपन कंबल उड़ाते हैं, जैसे मान लीजिए ही पुट एक ब्लैंकेट ओवर द बॉडी, उसने जो है शरीर पर कंबल उड़ा दिया, यानी शरीर को कंबल से ढक दिया, डेड बॉडी को कपड़े से ढक दिया, टेबल पर आपने सीट बिछा दी, तो प्लीज स्प्रेड द सीट ओवर द टेबल, नॉट ऑन द टेबल। अगर मान लीजिए एग्जाम में सेंटेंस आ जाए, प्लीज स्प्रेड द सीट ऑन द टेबल, ये सेंटेंस आ गया आपके पास, यहां ऑन का यूज हो गया। अब आप सोचेंगे कि प्लीज स्प्रेड द सीट ऑन द टेबल, मजा आ गया, राइट है। सर ने बोला था कि जब ऊपर की वस्तु का स्पर्श नीचे की वस्तु से हो तो ऑन का यूज होता, क्योंकि चादर हमने टेबल पर बिछाया है तो भैया टेबल और चादर के बीच से टचिंग तो है ना, लेकिन वो बिछाया आपने, फैलाया है और दोनों उधर इधर तीन बाजू में वो चादर लटकता हुआ रहता है। कभी बिछा के देखना टेबल पर। तो जब मेज पोस्ट बिछाते हैं, बेड पर सीट बिछाते हैं, तो उसके लिए ऑन नहीं, उसके लिए ओवर का यूज होता है। ये गलती भूल कर भी मत करना। तो जब किसी चीज को हम कपड़े से ढकते हैं, किसी स्टेचू को ढक देते हैं, फिर उसका अनावरण करते हैं, कपड़ा हटा दिया जाता है, तो पहले तो स्टेचू को कवर किया गया ओवर द स्टेचू, फिर बाद में उसका इनॉग्रेशन होता है जिसको अनावरण कहते हैं, तो कपड़ा हटा दिया जाता है। तो कपड़े से ढकने के सेंस में भी क्या है, ओवर का यूज होता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है, समझ में आया? ओवर, बस ओवर की कंडीशन है। इसके बाद में आते हैं अपॉन वाली कंडीशन की जाते हैं। अपॉन का यूज होता है टू गो अपसाइड बाय जंपिंग फ्रॉम लो साइड, नीचे से उछलकर ऊपर की ओर जाने के सेंस में अपॉन का यूज होता है। जैसे द मंकी जंप्ड अपॉन द ट्री, द मंकी जम्प्ड अपॉन द ट्री, उछल कर ऊपर चला गया। इस बात का ध्यान रखना है। अपॉन के अलावा एक डिपेंडेंट पोजीशन के लिए भी अपॉन का यूज होता है। अपॉन निर्भरता के सेंस में आता है, जब हम किसी के ऊपर निर्भर हैं, जैसे एट प्रेजेंट यू आर डिपेंड अपॉन योर पेरेंट्स, आप इस समय अपने माता पिता के ऊपर निर्भर है। किसी पर हम निर्भर होते हैं तो उसके लिए अपॉन का यूज होता है, ठीक है। किसी पर झपट पड़ना, जैसे द लॉयन रस्ड अपॉन द डियर, शेर हिरण पर झपट पड़ा, शिकार करता है ना, तो वो झपट पड़, किसी पर टूट पड़ना, भाग कर जाना, किसी को आप मारने पहुंच गए तो दौड़कर जाते हैं ना मारने गुस्से में, तो रस्ड अपॉन वाली पोजीशन है, वो भी दौड़कर झपट कर जाने के सेंस में अपॉन आता है। द लॉयन रस्ड अपॉन द डियर, ठीक है। तो अपॉन की सेंस, एक तो उछलकर ऊपर की ओर जाना, उसके लिए अपॉन आता है, और दूसरा एक डिपेंडेंट पोजीशन होती है, उसके लिए अपॉन आता है, और एक किसी पर झपट पड़ने के सेंस में अपॉन का यूज होता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रीपोजिशन है अलोंग। अब अलोंग का देखो,
along कहा जाए keeping on a line its length for 1 2 or towards the other end of the something we walked along the road। यानी along का यूज कहां होता है? देखो along का यूज होता है किसी की नदी के किनारे, लंबाई के सहारे की बात कर, लंबाई के सेंस की हम बात कर रहे हैं। किसके सेंस में? लंबाई की सेंस में, लेंथ में, चाहे वो सड़क है, चाहे रेलवे लाइन है, या नदी का किनारा है। नदी के किनारे किनारे, किसी नहर के किनारे किनारे, किसी रेलवे लाइन के किनारे किनारे, या सड़क के किनारे किनारे जब हम चलते हैं तो वहां पर, अब देखो एग्जाम में एक बार एक सेंटेंस आया था ये वाला, देयर आर मैनी ट्रीज ऑन दी रोड, करेक्ट द सेंटेंस। इसमें कहा गया था कि सेंटेंस को सही करो। अब सही करो, इसमें यहां पर आपको इस प्रकार से एक फॉर्मेट दिया गया था, उस फॉर्मेट को यहां लिखा हुआ है एरर, यहां लिखा हुआ है करेक्शन। ठीक है, करेक्शन को सप्लाई करना है। अब इसमें गलती क्या होगी? देयर आर मेनी ट्रीज ऑन द रोड, सड़क पर बहुत सारे पेड़ हैं, सड़क पर बहुत सारे पेड़ हैं। तो भाई साहब ध्यान रखो कि पेड़ क्या सड़क पर होते हैं? पोजीशन समझना है, ये रोड का मामला है, ये रोड है भाई साहब। ठीक है बेटा, रोड है ये। अब रोड को आप समझ रहे हैं, सड़क है, जरा दिमाग लगाओ, सिचुएशन को समझो। क्या सड़क पर पेड़ होते? अगर सड़क पर पेड़ होते तो वो वाहन क्यों चल रहे हैं? टकरा टकरा के वहां मर क्यों नहीं रहे लोग? बताओ, सड़क पर नहीं होते हैं पेड़। दिमाग दौड़ाओ, आप इतनी सड़कों पर चलते हैं, पेड़ कहां होते हैं? सड़क के किनारे होते हैं, इधर भी दोनों तरफ हो सकते हैं, लेकिन बीच में नहीं होते भाई। तो यहां पर क्या होगा? यहां पर ऑन का यूज हो गया ना, ऑन द रोड। ये ऑन द रोड क्यों जा रहा है? नहीं होगा। यहां क्या होगा? एलोंग होगा। तो ये ऑन तो क्या गलत, यहां सही प्रीपोजिशन क्या होगा? एलोंग। तब जाकर के एक नंबर मिलेगा। यू विल हैव टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन। पेड़ कहां होते हैं? सड़क के किनारे होते हैं या सड़क पर होते हैं। जिस दिन ये बात समझ में आ जाएगी, आप राइट प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। बोलो, करेंगे कि नहीं करेंगे? यही एक पॉइंट कुर्सी के साथ होता है। हमारी जो चेयर होती है ना बच्चे, कुर्सियां दो प्रकार की होती है, दो प्रकार की चेयर होती है, दो प्रकार की चेयर होती है। एक आर्म वाली चेयर होती है, एक विदाउट आर्म वाली चेयर होती है ना। एक आर्म वाली चेयर होती है, एक विदाउट आर्म, जिसके हत्थे नहीं होते हैं। तो वो जो आर्म वाली चेयर होती है उसके लिए तो इन का यूज होता है, लेकिन जो विदाउट आर्म वाली चेयर होती है उसके लिए ऑन का यूज होता है ना। मजेदार चीज। अब आप सोचेंगे सर कुर्सियां दो, लेकिन एग्जाम में तो ऐसा थोड़ी लिखा आता है कि ये आर्म वाली कुर्सी पर बैठा है या फिर बिना आर्म वाली कुर्सी पर बैठा हुआ है। तो कैसे पता चलेगा कि इन का यूज होगा या ऑन का यूज होगा? दिस इज वेरी टिपिकल मैटर। आया समझ में? ये है एक मदहोश कर देने वाली चीज। कैसे मालूम पड़ेगा? ये तो आसान है, मैंने कह दिया ना कि आर्म वाली कुर्सी के लिए तो इन आएगा, विदाउट आर्म वाली के लिए ऑन आएगा। लेकिन बेटा मालूम कैसे पड़ेगा? आपके दिमाग में एक क्वेश्चन भी तो राइज हो सकता है ना कि सर एग्जाम में कैसे मालूम पड़ेगा कि कुर्सी आर्म वाली है या विदाउट आर्म वाली है? तो इसका मालूम कैसे पड़ेगा? इसका मालूम पड़ेगा, वहां तो आपको सिर्फ चेयर ही लिखा मिलेगा, वहां तो आपको सेंटेंस मिलेगा कि टीचर इज सिटिंग दी चेयर। अब ऐसे लिखा मिलेगा। अब वहां पर आपको इन, ऑन, एट और फॉर, ऐसे चार ऑप्शन दिए जाएंगे। अब ध्यान रखना, वहां पर अगर ऑप्शन के अंदर, अगर क्वेश्चन के अंदर चेयर लिखा हुआ है, समझना इस चीज का, वहां चेयर अगर यहां लिखा आ जाए इन द आर्म, यानी दी आर्म्ड चेयर, दी आर्म्ड चेयर लिखा आ जाएगा, तो फिर तो आपका आंसर यूं आ रहा है, क्योंकि ये तो मैं बता ही रहा हूं ना कि आर्म वाली कुर्सी के लिए इन आएगा, विदाउट आर्म वाली के लिए ऑन आएगा। लेकिन एग्जाम में ऐसा इंडिकेशन नहीं दिया जाता, वहां सिर्फ चेयर लिखा आता है।
अब चेयर लिखा था लेकिन ऑप्शन दिए जाएंगे, ऑप्शन में आपको इन भी दिया जाएगा, ऑन भी दिया जाएगा। अगर ऑप्शन की यहां कुर्सी है, यहां चेयर शब्द लिखा हुआ हो, और अगर ऑप्शन के अंदर इन और ऑन दोनों ही ऑप्शन दिए गए हो तो 100% इन का यूज करना है, गलती मत करना ऑन का यूज करने की। लेकिन अगर मान लीजिए वहां ऑप्शन एक ही हो तो फिर तो हमको वही करना पड़ेगा जो आया है। लेकिन इन और ऑन दोनों ही ऑप्शन में हो और क्वेश्चन में चेयर लिखा हुआ है तो फिर वहां पर इन का यूज करना है। अगर यहां चेयर के अलावा बेंच स्टूल अगर है तो फिर तो 100% ऑन आएगा ही आएगा। ये आपको ध्यान रखना है। ये जो कुछ चीजें हैं समझने वाली, जिसको आपको समझना होगा। आया समझ में? चलो, ये तो हुआ आपका एलोंग का यूज। तो इसी प्रकार किनारे किनारे जाने के सेंस में, चाहे वह नहर का किनारा है, जैसे वह द ग्रेडी डॉग की कहानी नहीं सुनी आप लोगों ने? द ग्रेडी डॉग, द डॉग वाज वॉकिंग गोइंग अलोंग द कैनाल अलोंग द रिवर, नदी के किनारे किनारे जा रहा था, तभी तो उसने पानी में अपना रिफ्लेक्शन देखा था। समझ में आई चीज? तभी तो रिफ्लेक्शन देखा था, तभी उसको दूसरा कुत्ता नजर आया था, तो सोचा कि यार इसकी आधी रोटी भी मैं ले लेता हूं तो मेरे पास पूरी रोटी हो जाएगी। अगर वह नदी के किनारे नहीं जा रहा होता तो उसको रिफ्लेक्शन कैसे दिखता? हाँ, समझ में? तो नदी के किनारे जा रहा था तो वहां भी हमने अलोंग द कैनाल लिखा, अलोंग द रिवर लिखा। हम ऑन द रिवर नहीं लिख सकते। हाँ, नदी के किनारे पर चल रहे हो तो आप अलोंग द रिवर लिखेंगे, लेकिन अब नदी के किनारे पर बैठे हो तो ऑन द बैंक ऑफ रिवर आएगा। ध्यान रखना। इसी प्रकार ओवर का यूज, नदी पर जो ब्रिज बनाए जाते हैं उसके लिए ओवर ब्रिज होता है। देयर इज ए ब्रिज ओवर द रिवर, देयर इज ए ब्रिज ओवर द रेलवे लाइन। नीचे से निकास हो रहा है, पानी निकल रहा है, लेकिन डैम अगर बना हुआ है तो ऑन द रिवर होगा, क्योंकि डैम पानी को डिटेन करता है, ब्रिज कभी भी पानी को डिटेन नहीं करता। यही सिचुएशन है। प्रीपोजिशन को जानने के लिए इसलिए पहले कहा शुरू में कि सिचुएशन को समझना जरूरी है। ठीक है, लेट्स गो फॉरवर्ड। अब आते हैं हमारे पास दूसरे दो प्रीपोजिशन, हमारे बिटवीन और अमंग का यूज होता है। तो बिटवीन और अमंग के बारे में सीधा सा दिमाग में फिक्स करना कि बिटवीन दो वस्तुओं, दो व्यक्तियों के बीच के लिए यूज होता है, और अमंग दो से अधिक के लिए आता है। बस, और ज्यादा कुछ नहीं सीखना इसके बारे में। तो सी स्टूड बिटवीन हर हस्बैंड एंड सन, उसके पति और बेटे के बीच में वो खड़ी हुई है। ठीक है, दो व्यक्तियों के बीच के लिए बिटवीन आता है, दो से अधिक के लिए हमेशा क्या आएगा? डिस्ट्रीब्यूट दीज मैंगोज अमंग दीज बॉयज, इन लड़कों के बीच के आम बांट दीजिएगा। तो ये बहुत सारे लड़के हैं, तो दो से अधिक होने पर बेटा अमंग का यूज होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। इसके बाद हम बात करते हैं एट की। एट प्रीपोजिशन हमारा एक तो पॉइंट ऑफ टाइम को बताएगा। जैसे मैं सुबह 5 बजे उठता हूं, आई गेट अप एट 5 o'clock, फिक्स 5 बजे उठता हूं। टू इंडिकेट द प्लेस इन विच ही, उस जगह का भी नाम बताता है जहां हम होते हैं, हम कहां लोकेटेड है। जैसे मान लीजिए आप बस स्टैंड पे खड़े हैं, किसी ने पूछा आपसे कि कहां हो, वेयर आर यू, तो आप कहेंगे आई एम एट द बस स्टॉप, आई एम एट होम, मैं घर पर हूं। ठीक है, यह ध्यान रखना। पॉइंट क्या है, फिक्स पॉइंट क्या, आप कहां आपका लोकेशन है, तो उसको बताने के लिए भी एट का यूज होता है। तो टू इंडिकेट द प्लेस इन विच ही, इन द स्टेट ऑफ स्थिति में आएगा। फॉर स्पीड, रेट, टेम्परेचर के लिए भी। फॉर स्मॉल टाउन्स ऑफ विलेज, छोटे कस्बों गांवों के नामों के पूर्व भी एट का प्रयोग होता है। जैसे द सन राइजेज एट 6 AM, 6 बजे सूर्योदय होता है। ही विल कम बैक एट सनसेट, वह सनसेट के समय पर वापस आएगा। एट द सनसेट, एट द सनराइज। ध्यान रखना इस चीज का। अगर आपकी कोई चीज अच्छी होती तो उसके लिए भी एट ही आता है। जैसे यू आर गुड एट पेंटिंग, तुम्हारी पेंटिंग अच्छी है, तुम्हारी इंग्लिश अच्छी है, यू आर गुड एट इंग्लिश, आप इंग्लिश में अच्छे हैं। यू आर गुड एट फिजिक्स, यू आर गुड एट केमिस्ट्री, यू आर गुड एट हिंदी। लेकिन कह दें कि यू आर लेक्चरर, लेक्चरर आते ही तो एट नहीं आएगा, ध्यान रखना। यू आर गुड एट इंग्लिश, आप इंग्लिश में अच्छे हैं, या आपकी इंग्लिश अच्छी है, यू आर गुड एट इंग्लिश। लेकिन अगर आप लेक्चरर हैं तो यू आर लेक्चरर इन इंग्लिश, फिर एट नहीं आएगा। यही है वो चीजें जो दिमाग में आपको रखनी है। आया समझ में? तो ये एट का यूज हुआ। मिस्टर मोहन इज एट हिज ऑफिस, ठीक है, वो उसके ऑफिस में है। ठीक है, एट 100 डिग्री सेल्सियस।
आ गया समझ में आई चीज? तो ये आपको बहुत ही तरीके से ध्यान रखना ही पड़ेगा इस चीज का, आपको याद रखना है। सिचुएशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट टू यूज द करेक्ट प्रीपोजिशन इन द सेंटेंस। ये एट की पोजीशन भी। अब देखो, एट द बैक समबडी इन सपोर्ट। अब बिहाइंड की बात करते हैं। ये बिहाइंड जो प्रीपोजिशन है हमारा, बिहाइंड ठीक पीछे स्थित होने के सेंस में एग्जाम में आता है। बैकवर्ड, जैसे द सन वाज बिहाइंड द क्लाउड्स, छिपने की पोजीशन है, हिडन पोजीशन है कि सूरज बादलों के पीछे है, छिप गया है। तो बादलों के पीछे, लाइन में किसी के पीछे खड़े होंगे तब भी बिहाइंड आएगा। हम ठीक पीछे स्थित होने का सेंस, जैसे देयर इज अ ट्री जस्ट बिहाइंड माय हाउस, ये भी कह सकते हैं। ही इज स्टैंडिंग बिहाइंड मी इन द लाइन, वो लाइन में मेरे पीछे खड़ी हुई है ना, तो ये पीछे खड़ी हुई है। या मेरा घर गार्डन के पीछे है, बगीचे के पीछे, जहां बिहाइंड वाली सिचुएशन है वहां पर भी बिहाइंड का ही यूज होता है। बिहाइंड के एक पोजीशन सपोर्टिंग सेंस भी होता है, सपोर्ट के सेंस में, इन द सेंस ऑफ सपोर्ट, समर्थन, किसी के साथ खड़ा होना, किसी के पीछे खड़े होना। जैसे बोलते हैं कि ऑल द पीपुल ऑफ दिस कंट्री इज बिहाइंड द प्राइम मिनिस्टर, देश की सारी जनता प्रधानमंत्री के साथ है, किसी के साथ खड़ा हुआ। आई एम जस्ट बिहाइंड यू, डोंट वरी, मैं तुम्हारे साथ हूं, चिंता मत करो। किसी का साथ देना, किसी के साथ खड़े होने के सेंस में, इन द सेंस ऑफ सपोर्ट भी बिहाइंड का यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद बाई। हम बाई की बात करें, हमारा प्रीपोजिशन बाई आता है। बाई प्रीपोजिशन सेंटेंस में साइड बाई साइड के सेंस में आता है, और यातायात के जितने भी साधन हैं, हमारे जो व्हीकल्स हैं, सबके लिए बाई का यूज होता है। सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव बदलते तब भी बाई का यूज करते हैं। जैसे ही केम एंड सेट बाई मी, वो आया और मेरे बगल में बैठ गया। साइड बाई साइड के सेंस में, साइड बाई साइड यानी बगल में स्थित होने के सेंस में, जो नजदीक का भाव है। बिसाइड का, यहां बाई का मतलब होता है बगल में, बगल का मतलब बहुत नजदीक में। जैसे क्लास में आप एक दूसरे के बगल में बैठते हैं तो वहां बाई का यूज होगा, लेकिन दूर है तो फिर बिसाइड का यूज होगा। ये सारी चीजें आपको समझनी है। बाई और बिसाइड में अंतर यही होता है। या ही प्रीफर्स टू ट्रेवल बाई नाइट, ठीक है, ही वेंट टू दिल्ली बाई ट्रेन, वो ट्रेन से दिल्ली गया। तो यातायात के साधन है जो हमारी ट्रैवलिंग मीन्स होते हैं, उन सब के लिए बाई का यूज होता है। दूसरा, एक नई चीज, घड़ी जो होती है ना हमारी वॉच, देखो नई चीज है वॉच, घड़ी का जो टाइम होता है, अपन बोलते तुम्हारी घड़ी में कितना समय हुआ। मैंने कहा कि व्हाट इज टाइम इन योर वॉच। ये सेंटेंस मैंने लिखा आपको कि आपकी घड़ी में टाइम कितना हुआ। व्हाट इज टाइम इन योर वॉच, देखने में सुनने में कितना अच्छा लग रहा है, तुम्हारी घड़ी में कितना बजा है। व्हाट इज टाइम इन योर वॉच, लेकिन यहां इन गलत है। इस घड़ी के टाइम के लिए बाई का यूज होता है, तो यहां पर आपको बाई का यूज करना पड़ेगा। व्हाट इज टाइम बाई योर वॉच, नॉट इन योर वॉच। घड़ी में कभी नहीं बजता, घड़ी के द्वारा टाइम को डिनोट किया जाता है निडल्स के माध्यम से, तो निडल्स का ध्यान रखना पड़ेगा ना। तो व्हाट इज टाइम बाय योर वॉच, नॉट इन योर वॉच। अगर इन योर वॉच लिखा है तो फिर गलत हो जाएगा। इट इज 6 o'clock बाय माई वॉच, घड़ी में 6 बजे हैं। इन नहीं आता घड़ी के लिए, अगर इन आता है, घड़ी में बजता है, तो भाई साहब बंद घड़ी में क्यों नहीं बजता। सुइयां हटा दो, उसकी नीडल्स हटा दो, फिर बताओ देगा टाइम का पता लग जाएगा क्या। तो टाइम डिनोट किया जाता है थ्रू द नीडल्स, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो आपका इसके बाद आता है फ्रॉम और टू। फ्रॉम का यूज डिपार्चर के सेंस में होता है, और टू का यूज डेस्टिनेशन के सेंस में होता है। गंतव्य स्थान जो हमारा फिक्स है, जहां हम जा रहे हैं, जिस जगह हम जा रहे हैं, उसके लिए टू का यूज होता है। जिस जगह से हम आ रहे हैं उसके लिए फ्रॉम का यूज होता है। जैसे ही ट्रेवल्ड फ्रॉम दिल्ली टू, फ्रॉम दिल्ली टू जयपुर, दिल्ली से जयपुर, तो जयपुर डेस्टिनेशन है, दिल्ली उसका डिपार्चरिंग प्लेस है। जहां से वो आ रहा है उसके लिए फ्रॉम का यूज होता है, और जहां जाता है उसके लिए टू का यूज होता है। दीज क्वेश्चंस आर फ्रॉम टैगोर। ये कोई भी सेंटेंस किसी के द्वारा बोले जाते हैं उसके लिए भी फ्रॉम का यूज होता है। किसी से हम कोई चीज लेते हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं, कोई चीज ले रहे हैं, जैसे आपने राम से पेन ले लिया, जैसे आई टुक ए पेन फ्रॉम माई फ्रेंड इन द एग्जामिनेशन हॉल। एग्जामिनेशन हॉल में मैंने पेन मेरे मित्र से लिया, फ्रॉम माई फ्रेंड, मेरे मित्र से लिया। बीमारी से पीड़ित हैं, यू आर सफर फ्रॉम डिजीज। अगर आप किसी बीमारी से पीड़ित हैं बेटा, बीमारी से पीड़ित हैं तो फ्रॉम आएगा,
ठीक है, फ्रॉम आएगा, जैसे यू आर सफरिंग फ्रॉम फीवर, यू आर सफरिंग फ्रॉम कफ, ठीक है, बाई कफ नहीं आएगा, बाई कैंसर नहीं आएगा, बाई फीवर नहीं आएगा। बीमारी से पीड़ित होने के लिए फ्रॉम का प्रयोग होता है, लेकिन बीमारी से जब व्यक्ति मरता है तो ऑफ का यूज होता है। जैसे ही डाइड ऑफ कैंसर, ही डाइड ऑफ कैंसर, ही इज सफरिंग फ्रॉम कैंसर। अगर वो कैंसर से पीड़ित है, बीमारी से पीड़ित है, तो फ्रॉम प्रीपोजिशन का यूज होता है। लेकिन जब कोई व्यक्ति बीमारी से मर जाता है तो ऑफ का यूज होता है। ध्यान रखना इस चीज का, सेंटेंस क्या कह रहा है यही आपको समझना होगा। इसके बाद अब फ्रॉम के बाद आता है हमारा नेक्स्ट। अब इसको फ्रॉम की एक और नो एक्सिस्टेंस, एक और चीज बताइए, एक वर्ड एक वर्ब होती है हमारी मेक। ध्यान देना, यहां समझो इसका, ये इंपॉर्टेंट चीज है, जो अक्सर एग्जाम में एरर रेक्टिफिकेशन पे आता ही आता है। मेक है, इस मेक के साथ में हमने लगा दिया फ्रॉम, ठीक, इस मेक के साथ हमने लगा दिया ऑफ, और इस मेक के साथ हमने लगा दिया इन। तो बेटा तीनों ही पोजीशन में इसका मीनिंग बदल जाता है। मेक इन का मतलब होता है कोई वस्तु किसी जगह में बना होना। जैसे योर वॉच इज मेड इन इंडिया, तुम्हारी घड़ी भारत में बनी है, तो मेड इन इंडिया, ठीक है। अगर किसी वस्तु की बना होना और वस्तु वापस प्राप्त हो जाए, द रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड, ये सेंटेंस आ जाए यहां पर, देखो, द रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड, ये अंगूठी सोने की बनी है। तो सोने की अंगूठी है, रिंग किसकी बनी है? सोने की। अगर उसको वापस तोड़ा जाए तो हमें गोल्ड प्राप्त हो जाता है, वो वस्तु एज इट इज हमको प्राप्त होती है। सोने की अंगूठी है, सोने की अंगूठी है, तो उसको तोड़ दिया तो वापस हमें गोल्ड मिल जाता है। लकड़ी की कुर्सी है, तोड़ दे तो लकड़ी वापस मिल जाती है। तो जो वस्तु रिवर्सेबल है, वापस एज इट इज प्राप्त हो रही है, तो वो होता है मेड ऑफ, ठीक है। जैसे द चेयर इज मेड ऑफ वुड, लकड़ी कुर्सी की बनी है, लेकिन मेड फ्रॉम का मतलब होता है परिवर्तन, लेकिन वह चीज हमें वापस नहीं मिलती। जैसे हमने कहा बटर इज मेड फ्रॉम मिल्क, बटर इज मेड फ्रॉम मिल्क। अगर मान लीजिए सेंटेंस आता है आपके पास, अगर यहां पर हम आपको एग्जाम में लिख दे मेड फ्रॉम गोल्ड, तो आपसे कहा जाएगा सेंटेंस को करेक्ट कीजिए, द रिंग इज मेड फ्रॉम गोल्ड, रिंग सोने की बनी है, सोने से बनी हुई है। ओहो, मजा आ गया, फ्रॉम गोल्ड सोने से ही तो बन रही है ना, से आ गया ना, हम कंफ्यूज हो जाएंगे। लेकिन क्या आप इस कंडीशन में जाएंगे तो ये प्रीपोजिशन यहां पर गलत हो गया, इसलिए सही क्या होगा, इसकी जगह ऑफ आएगा। तो फ्रॉम इन एक दूसरे पर, यहां पर मान लीजिए फ्रॉम है, राइट है, यहां मान लीजिए मेड ऑफ मिल्क कर दिया तो सेंटेंस गलत हो गया, क्योंकि बटर मिल्क से बनता है, तो क्या वापस मिल्क प्राप्त हो जाता है? क्या दूध का दही बन गया तो क्या दही से वापस दूध बन जाता है? नहीं बनता है। तो जो चीज हमें प्राप्त नहीं होती वापस, उसके लिए तो फ्रॉम आता है। जो चीज हमें वापस प्राप्त हो जाती है उसके लिए ऑफ यूज होता है, और किसी स्थान में कोई चीज बनी होती है तो उसके लिए मेक इन आता है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है प्रीपोजिशन को लेकर के। ध्यान रखना, इस पॉइंट को याद ही रखना। अब इनकी बात करते हैं। इन आता है इनसाइड के सेंस में, अंदर है हम, बिल्कुल लॉजिक चीज है, हम सराउंडिंग के चारों तरफ से घिरे हैं, अंदर है। इनसाइड की पोजीशन है तो इनका यूज करना पड़ेगा। आपकी जेब में पैसा है, आई हैव मनी इन माई पॉकेट, इन माई पर्स, देयर आर मेनी बुक्स इन माई बुक बैग, मेरे बैग के अंदर कहीं सारी किताबें हैं, ठीक है। लाइब्रेरी में कहीं सारी बुक्स हैं, इन द लाइब्रेरी, ठीक है। स्टूडेंट्स आर सिटिंग इन द क्लास, अंदर बैठे, इनसाइड का सेंस है। इनका यूज वर्षों के नामों से पूर्व आएगा, महीनों के नामों से पूर्व आएगा, शहरों के नामों से पूर्व आएगा, देश, कंट्री, स्टेट, बड़े बड़े सबके लिए आएगा। जो सघन स्थान होते हैं, बड़े बड़े मैदान है, ग्राउंड है, फील्ड है, खेत है, सबके लिए इनका प्रयोग होता है। नदी के अंदर, समंदर के अंदर, सबके लिए। जैसे यू आर स्विमिंग इन द रिवर, तुम नदी में तैर रहे हो, तो इन आएगा। आया समझ में? तो ये ध्यान रखना, इनसाइड का सेंस होना चाहिए। इवनिंग के लिए इन आएगा, मॉर्निंग के लिए इन आएगा, इन आफ्टरनून, आफ्टरनून के लिए इन आएगा। लेकिन अगर नून आता है, नून, नाइट,
इन दो वर्ड के पहले एट आता है भाई। एट नून, एट नाइट, ही केम टू मीट मी एट नाइट, नॉट इन नाइट। ध्यान रखना, आपने लिख दिया ही केम टू मीट मी इन नाइट, वो मुझे रात को मिलने आया, गलत हो गया ना। नाइट के लिए इन नहीं आएगा, क्या आएगा? एट नाइट। आया समझे? एट मिडनाइट, एट नून, आफ्टरनून आ गया तो इन आएगा, इवनिंग आ गया तो इन आएगा, मॉर्निंग है तो इन आएगा। आ गया समझ में? ध्यान रखना। लेकिन इन शब्दों के पूर्व अगर मान लीजिए कोई ऐसा एडवर्ब जुड़ गया है जो टाइम एडवर्ब, जैसे नेक्स्ट मॉर्निंग, लास्ट मॉर्निंग, लास्ट मंडे, ऐसे आ गया ना, तो फिर क्या होगा? फिर कोई प्रीपोजिशन नहीं आता, फिर नो प्रीपोजिशन इज अप्लाइड। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है? इन द जैसे ही विल कम हियर इन द नेक्स्ट मंथ, ही विल कम हियर इन द नेक्स्ट मंथ, अगर आप लिखते हैं ही विल कम हियर इन द नेक्स्ट मंथ तो गलत हो जाएगा, इन नहीं आएगा, नेक्स्ट आ गया ना। तो ही विल कम हियर इन नहीं, तो ही विल कम हियर द नेक्स्ट मंथ, वो अगले महीने ही आएगा, इन द नेक्स्ट मंथ नहीं आएगा, क्योंकि नेक्स्ट आ गया ना। टाइम एडवर्ब टुमारो से पहले नेक्स्ट आ गया, समझ में आया जी? टुमारो है, यस्टरडे है, लास्ट अगर ये आ जाते हैं तो नहीं आता कुछ भी। तो नो प्रीपोजिशन इज अप्लाइड इन सच काइंड ऑफ कंडीशन। आपको ये ध्यान रखना है। बार बार हम कंडीशन सिचुएशन की बात कर रहे हैं, कितनी बातें आपने सुनी, सुनते जाओ, कानों में सुनो, दिमाग में डिटेन करते जाओ, यही तो खासियत है। आया समझ में? प्रीपोजिशन की यही खासियत होती है। चलो इसके बाद इनकी क्वेश्चन बड़े शहरों के लिए आता है, छोटे शहरों के लिए नहीं, कस्बों गांवों के लिए तो एट आएगा। बड़े शहरों, इन अमेरिका, आई लिव इन अमेरिका, आई लिव इन इंडिया, आई लिव इन राजस्थान, ही लिव्स इन महाराष्ट्र, ठीक है? ध्यान रखना, छोटे स्थान अगर आता है तो फिर आएगा उसके लिए एट, बड़े स्थान के लिए इनका प्रयोग होता है। इसके बाद आते हैं अंडर। अंडर वाली पोजीशन आप समझे? अंडर नीचे होने के सेंस में, लेकिन ऊपर से घिरी हुई पोजीशन होनी चाहिए। जब कोई किसी के नीचे बैठा हुआ है, ऊपर से घिरा हुआ है, यानी सराउंडिंग फ्रॉम द अपसाइड। जैसे द काव इज सिटिंग अंडर द ट्री, गाय पेड़ के नीचे बैठी हुई है। आया समझे? तो वी आर सिटिंग इन अंडर द ट्री, मैनी पीपुल वर्क अंडर हिम। अब सबऑर्डिनेशन के सेंस में भी अंडर आता है, जब किसी बड़े अधिकारी की अधीनस्थ अंडर में हम काम करते हैं। तो जैसे ऑल द टीचर्स वर्क अंडर द प्रिंसिपल इन ए स्कूल, एक स्कूल में सभी टीचर प्रिंसिपल के अंडर में काम करते हैं। तो किसी के अधीन, जैसे हम सड़क पर जा रहे होते हैं तो सड़क पर कोई काम चल रहा होता है तो वहां एक साइन बोर्ड लगा रखा है, उस पर आपने पढ़ा होगा द रोड इज अंडर कंस्ट्रक्शन लिखा रहता है ना, आपने पढ़ा होगा हमेशा वहां पर कभी कभी द रोड इज अंडर कंस्ट्रक्शन लिखा हुआ आपने देखा होगा। अंडर कंस्ट्रक्शन, सड़क निर्माणाधीन है, निर्माण के अधीन है। आप समझ में? निर्माणाधीन है, अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो यहां भी अंडर का यूज होता है। बरसात के दिनों में सड़कें पानी में डूब जाती है तो वो भी अंडर, द रोड्स आर अंडर द वाटर नॉट इन द वाटर, यानी कि सड़कें पानी के अंदर आ गई है, सड़क पर पानी आ गया तो क्या है? द रोड्स आर अंडर द वाटर, सड़कें पानी में डूब गई है। हम इन द वाटर नहीं कहेंगे, क्योंकि इनका वाटर तो पानी के अंदर है। सड़क कभी भी पानी के अंदर नहीं जाती है, बल्कि पानी सड़क पर आता है ओवरफ्लो होकर के। इस बात का आपको ध्यान रखें, उस टेंस में भी अंडर का प्रयोग होता है। अब बात करते हैं हम इनटू की बात करते हैं। इनटू का यूज होता है, ये एक कंपाउंड प्रीपोजिशन है जो कि फास्ट मूवमेंट को शो करता है। जब व्यक्ति बाहर से तेजी की और अंदर की ओर प्रवेश करता है कोई भी वस्तु, तो फिर वहां पर इनटू का यूज होता है। जैसे ही जम्प्ड इनटू द वेल, वो कुएं में कूद गया। ही जम्प्ड इनटू द रिवर, वो नदी में कूद गया। द बेबी फेल इनटू द बोरवेल, बच्चा बोरवेल में गिर गया। ये जो ऊपर से नीचे की ओर तेज गति से मूवमेंट होता है उसके लिए इनटू का प्रयोग होता है। दूसरी कंडीशन, टू चेंज द स्टेट, जब कोई भी अवस्था परिवर्तन होता है तब भी बेटा इनटू का यूज होता है। जैसे एग्जाम में लिखा रहता है चेंज द एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस, चेंज द डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, द मिल्क टर्न इनटू कर्ड, दूध दही में बदल गया। अवस्था परिवर्तन, स्टेट चेंज हो जाती है, उसके लिए भी इनटू का यूज होता है। आगे समझिए। अब बात करते हैं विद की। अब विद की बात कर लो। विद हमारा प्रीपोजिशन किसी के साथ साथ जाने के,
टुगेदर विद, आप देखो पोजीशन किसी के साथ साथ जाने के सेंस में भी आता है। जैसे ही वेंट टू मार्केट विद हिज फादर, ये उसके पिताजी के साथ बाजार गया। किसी के साथ साथ जाने के लिए विद का प्रयोग होता है। टू डिनोट कोज और टुगेदर, आगे बात किसी इंस्ट्रूमेंट और वेपन्स के काम करने के सेंस में भी विद का प्रयोग होता है। ही इज जैसे ही इज ट्रेम्बलिंग विद फियर, वो भय से कांप रही है, यानी कि कारण बताया जा रहा है, कॉज को बताया जा रहा है, वो दर्द से चिल्ला रहा है। ही इज क्राइंग विद पेन नॉट फ्रॉम केन। कभी कभी एग्जाम में लिखा रहता है इस प्रकार से, ही इज क्राइंग फ्रॉम पेन, ऐसे लिखा जाता है। ही इज क्राइंग फ्रॉम पेन, वो दर्द से चिल्ला रहा है, लेकिन दर्द से नहीं चिल्लाता भाई साहब, दर्द से नहीं, विद पेन। तो यहां पर ये गलत हो गया, तो फ्रॉम की जगह यहां पर विद आएगा। जब भी किसी कॉज को हम डिनोट करते हैं तो विद प्रीपोजिशन का यूज होता है, फ्रॉम नहीं होता। इसी प्रकार किसी वेपन इंस्ट्रूमेंट से काम करते हैं। ही किल्ड द लॉयन विद गन, उसने शेर को बंदूक से मार दिया। उसने, जैसे कारीगर छेनी से काम करता है, आपने चाकू से आलू काट दिए तो यू कट द पोटैटो विद नाइफ, ठीक है। तो किसी वेपन, आप कलम से पेन से लिखते हैं, स्टूडेंट इज राइटिंग विद पेन नॉट फ्रॉम पेन, समझ में आई चीज, पेन से लिख रहा है, लेकिन इन इंक से लिखा है स्याही में, तो फिर इन इंक आएगा। स्याही से लिखते हो तो इन आएगा, पेन से लिखते हो तो विद आएगा, क्योंकि ये पेन है ना, ये इंस्ट्रूमेंट है आपका, आप पेन से लिख रहे हैं ना। आई एम राइटिंग विद पेन नॉट फ्रॉम द पेन, मैं विद पेन लिख रहा हूं, तो विद का यूज की कंडीशन है। एक वेपन के पूर्व, कोई भी हथियार से पहले, इंस्ट्रूमेंट से पहले, कोई भी औजार होता है, चाकू है, आलू काट रहे हैं आप, तो फिर विद नाइफ होगा, ठीक है, विद स्वॉर्ड, विद तलवार होगा। तो ये ध्यान रखना है आपको। तो ये विद की पोजीशन है। इसके बाद में द लेग्स ऑफ द चेयर आर ब्रोकन, ही डाइड ऑफ कैंसर, ये सारी चीजें। अब ऑफ आ गया, ऑफ को देखो, का के की संबंध बताने के सेंस में ऑफ का प्रयोग होता है। जैसे द लेग्स ऑफ द चेयर आर ब्रोकन, यानी कुर्सी की जो टांगे हैं, कुर्सी की टांगे, द लेग्स ऑफ चेयर, द लेग्स ऑफ चेयर, ये देखो कुर्सी का संबंध बता रहे हैं, तो ऑफ प्रीपोजिशन हमेशा संबंध बताता है, तो संबंध बताने के लिए ऑफ का यूज होता है। और कोई बीमारी से मरता है तब भी उसके लिए ऑफ का प्रयोग होता है। एक ऑफ डबल एफ होता है जो कि सेपरेशन का भाव बताता है। जब कोई चीज अलग होती, जैसे प्लेन टेक ऑफ होता है, हवा में उड़ता है, तो टुक ऑफ होता है। वहां पर एग्जाम में देखो, आपका एग्जाम में टेक ऑफ लिखा जाता है, इतना सा लिखा आता है वहां पर एग्जाम में। ये अगर वहां एग्जाम में, यानी सही वर्ब क्या है, सही वर्ब तो टेक और डबल एफ आएगा, टेक ऑफ। इसकी जगह ये आ जाते तो ये गलत है, राइट ये है, ठीक है। लेटर देन नेक्स्ट इन ऑर्डर, फॉलोइंग समबडी होता है, प्लीज सी मी आफ्टर इज, फिर आफ्टर का यूज होता है। ऑफ की सेपरेशन, द चाइल्ड फेल ऑफ द बेड, बच्चा बिस्तर से नीचे गिर गया है, तो बच्चा बिस्तर से अलग हो गया है बेड से, तो ओ डबल एफ ऑफ का यूज हो गया है यहां पर। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में हमारा अगेंस्ट आता है, अगेंस्ट प्रीपोजिशन, जो कि किसी के विरुद्ध जाने के सेंस में यूज होता है। किसी के विरुद्ध आप जा रहे हैं, किसी के खिलाफ आप बोल रहे हैं, तो उस सेंस में अगेंस्ट का यूज होता है। जैसे ही ऑलवेज स्पीक्स अगेंस्ट हर, वो हमेशा उसके खिलाफ बोलता है। ही इज ड्राइविंग अगेंस्ट द विंड, वो हवा के विरुद्ध ड्राइविंग कर रहा है, इस सेंस में अगेंस्ट आता है। कंप्लेन टू, कंप्लेन अगेंस्ट, किसी के विरुद्ध शिकायत करने के लिए भी कंप्लेन अगेंस्ट होता है। कंप्लेन टू का मतलब, जैसे एक वर्ड होता है कंप्लेन, कंप्लेन, कंप्लेन टू अगर होता है तो किसी से शिकायत करना है। कंप्लेन अगेंस्ट होता है तो ये क्या होता है, कंप्लेन अगेंस्ट का मतलब होता है किसी के विरुद्ध, कंप्लेन टू का मतलब किसी व्यक्ति से शिकायत करना, और कंप्लेन अबाउट का मतलब होता है किसी चीज के बारे में शिकायत करना। तो ये आपको सेंटेंस में समझना होगा। जैसे द स्टूडेंट्स कंप्लेन्ड अबाउट द ड्रिंकिंग वाटर, पानी की पीने की शिकायत की। द स्टूडेंट कंप्लेन टू द प्रिंसिपल अगेंस्ट द टीचर, टीचर के खिलाफ प्रिंसिपल से शिकायत की, तो अगेंस्ट द टीचर, तो अगेंस्ट द टीचर हो गया, ध्यान रखना। तो किसी के खिलाफ शिकायत करना हो तो कंप्लेन के बाद अगेंस्ट आएगा। किसी से, व्यक्ति से शिकायत करना हो तो कंप्लेन टू का यूज होगा। अगर किसी चीज के बारे में शिकायत करनी हो तो कंप्लेन अबाउट होगा।
तो ये कंप्लेन के साथ वाली चीज भी आपको याद रखनी है। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसके बाद में आता है हमारा थ्रू पोजीशन। थ्रू पोजीशन का अर्थ होता है में से। क्या होता है? में से, यानी किसी भी रिकमेंडेशन के सेंस में किसी के द्वारा किसी की रिकमेंड की जाती है, उसके लिए थ्रू का यूज होता है। किसी छोटे या बड़े क्षेत्र में से होकर गुजरने के लिए थ्रू का यूज होता है। जैसे द ट्रेन वाज पासिंग थ्रू द टनल, रेलगाड़ी टनल में से गुजर रही थी। सांप बिल में से निकल रहा था, थ्रू द होल। ठीक है, ये जाता है। तो छोटा स्थान हो या बड़ा स्थान हो, उसमें से गुजर। लास्ट नाइट द थीफ एंटर्ड द हाउस थ्रू द विंडो, पिछली रात चोर खिड़की में से अंदर आया। थ्रू द विंडो होगा, नॉट फ्रॉम द विंडो। तो खिड़की में से होकर आया है, किसी छोटे या बड़े क्षेत्र में से होकर गुजरने के सेंस में थ्रू का यूज होता है। इसके बाद विद इन, बेटा विद इन एक टाइम ड्यूरेशन के सेंस में आता है। बिफोर और आफ्टर पहले और बाद में आने की कंडीशन को बताता है। जैसे ही केम हियर आफ्टर मी, ही केम हियर बिफोर मी, मेरे से पहले। अब बिफोर की ये कंडीशन और देखो आप, बिफोर हमेशा इन फ्रंट ऑफ के सेंस में आता है। इन फ्रंट ऑफ के सेंस, सामने स्थित। जैसे देयर इज ए ट्री बिफोर माई हाउस, मेरे घर के सामने एक पेड़ है। देयर इज ए पार्क बिफोर माई हाउस, मेरे घर के सामने एक पार्क है। और बिफोर का मतलब होता है किसी के सामने प्रस्तुत करने का सेंस भी आता है। जब अपराधी को पकड़कर न्यायाधीश के सामने कोर्ट में पेश किया जा रहा हो, किसी को किसी के सामने पेश या प्रस्तुत किया जा रहा हो, तब भी बिफोर आता है। जैसे द क्रिमिनल वॉज टेकन बिफोर द जज इन द कोर्ट। आया समझ में? बिफोर द जज, अपराधी को कोर्ट में न्यायाधीश के सामने प्रस्तुत किया गया। तो द क्रिमिनल वाज टेकन बिफोर द जज इन द कोर्ट। तो ये भी कंडीशन आपको याद रखनी पड़ेगी थ्रू की। ठीक है, इसके बाद में ये हमारे कुछ प्रीपोजिशन हैं जो कि फिक्स प्रीपोजिशन होते हैं बेटा, और ये आपके सामने है। इनको पढ़ाने का कोई रूल नहीं, ये आपको याद करने पड़ेंगे। कुछ ऐसे शब्द हैं जिनके साथ में प्रीपोजिशन फिक्स होते हैं, तो आप एग्जाम में ध्यान रखें। एब्सटेन फ्रॉम होता है, अफ्रेड ऑफ होता है। जैसे ही इज अफ्रेड ऑफ, तो अफ्रेड के साथ हमेशा ऑफ आएगा, ध्यान रखना। ध्यान है। इसी प्रकार डिबार के साथ फ्रॉम आएगा, गुड के साथ एट आएगा, डेसिस के साथ फ्रॉम आएगा हमेशा, डिसक्वालिफाइड के साथ फ्रॉम आता है। ठीक है, प्रिवेंट के साथ फ्रॉम आएगा। इसी प्रकार डिजायरिस ऑफ के साथ ऑफ आएगा, एंग्री के साथ एट आएगा, प्राउड ऑफ होगा। एंग्री विद होता है, किसी व्यक्ति से नाराज होते हैं तो एंग्री विद होगा। अगर आप किसी व्यक्ति की बात से नाराज होते हैं तो एंग्री एट का प्रयोग होगा। तो ये सारे के सारे प्रीपोजिशन बड़े फिक्स होते हैं और इनके साथ हमेशा फिक्स प्रीपोजिशन एग्जाम में आता है। तो ये प्रीपोजिशंस भी आपको याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि इनमें से कभी कभी कोई सेंटेंस आता है जिसके में कोई रूल्स रेगुलेशन फॉलो नहीं होते। तो ये एक लिस्ट यहां पर हम आपको दे रहे हैं फिक्स प्रीपोजिशन की, जिसको आपको याद करना है। जैसे सेंटेंस ही प्रिवेंटेड मी फ्रॉम ड्रिंकिंग कोल्ड वाटर, उसने मुझे ठंडा पानी पीने से रोका। तो प्रिवेंटेड वर्ड आ गया यहां पर, प्रिवेंट के साथ में यहां फ्रॉम ही आता है बेटा। अगर गलती से किसी ने यहां पर ऑफ का यूज कर दिया तो ये आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो वो जो फिक्स, कौन से शब्द के साथ में कौन सा प्रीपोजिशन फिक्स होता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ये सारी की सारी लिस्ट हमने यहां पर आपको दे दी है। नेक्स्ट, सप्लाई टू पर्सन, जैसे ये है तो सबके साथ वही जाए। जैसे सप्लाई टू का मतलब होता है किसी व्यक्ति को सप्लाई करना। तो यहां क्या हो रहा है? PSED इज सप्लाइंग वाटर टू ऑल द कॉलोनीज, यानी पूरी कॉलोनी के व्यक्तियों को पानी सप्लाई कर रहा है। तो सप्लाई टू, किसी व्यक्ति को कोई सप्लाई करना है तो सप्लाई के साथ में टू आएगा। अगर सप्लाई विद, किसी चीज की सप्लाई की जा रही है तो सप्लाई विद होगा। ये अभी कुछ इंपोर्टेंट, थैंकफुल, थैंकफुल, थैंकफुल टू, थिंक ओवर। अगर थैंकफुल, किसी चीज के प्रति, किसी के प्रति हमें थैंकफुल बोलना है तो 4 आएगा। अगर किसी व्यक्ति के प्रति हम थैंकफुल हैं, धन्यवाद ज्ञापन कर, जैसे आई एम ग्रेटफुल, आई एम थैंकफुल टू यू, तो फिर 2 आएगा। किसी व्यक्ति के प्रति हम थैंकफुल होते हैं तो 2 का यूज होगा। किसी चीज के प्रति थैंकफुल होते हैं तो फिर 4 का यूज होगा। जैसे आई एम रियली थैंकफुल फॉर योर टाइमली हेल्प, सही समय पर तुम्हारी सहायता के लिए मैं
आपका कृतज्ञ हूं। तो थैंकफुल फॉर, अगर यहां पर गलती से आपने टू का यूज कर दिया क्योंकि किसी चीज के प्रति आप ग्रेटफुल हैं तो फिर फॉर आएगा, टू नहीं आएगा। किसी व्यक्ति के प्रति हैं तो फिर आपको ये थैंकफुल टू योर काइंड बिहेवियर, ठीक है, पर्सन के प्रति है। किसी चीज पर कंसिडर करें वो ओवर, विचार करते हो थिंक ओवर होगा। ये फिक्स प्रीपोजिशन है जिनके मीनिंग हमेशा बदलते चलते हैं, ये आपको याद रखने पड़ेंगे। ये फिक्स प्रीपोजिशन देखो, सबसे इंपॉर्टेंट वेट एट आता है, वेट फॉर है, वेकअप है, वेक फ्रॉम है। देखिए वेट एट प्लीज, किसी स्थान पर वेट करने के लिए वेट के साथ एट आएगा। किसी व्यक्ति का वेट कर रहे हो तो फिर वेट के साथ फॉर आएगा। जैसे आई विल वेट फॉर यू अप टू टुमारो, मैं कल तक तुम्हारा वेट करूंगा, अर्थात आप किसी व्यक्ति का वेट कर रहे हैं। अगर आप आई विल वेट एट चर्च नियर द हॉस्पिटल, मैं हॉस्पिटल के नजदीक चर्च पर तुम्हारा वेट करूंगा, तो ये किसी स्थान पर, किसी प्लेस पर वेट करने के लिए वेट के साथ में एट का यूज होता है। किसी व्यक्ति का वेट करना हो तो फिर फॉर का यूज होता है। ये फिक्स प्रीपोजिशन जो आपको समझना है, इतने सारे जो आपके सामने हैं, पूरे के पूरे ये फिक्स प्रीपोजिशन है बेटा, सबको आपको याद करने पड़ेंगे। अब मैरिड टू बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे मैरिड टू है, मैरिड विद है, मूड विद है, ये फिक्स है। जैसे मैरिड टू का मतलब किसी आदमी का, पुरुष कोई लड़की से शादी करे तो उसके लिए मैरिड टू होगा। लेकिन मैरिड विद, अगर मान लीजिए कोई स्त्री लड़की से शादी करे तो जैसे रमेश वाज मैरिड टू सरला और सरला वाज मैरिड विद रमेश, यहां पर लड़की है तो यहां टू आएगा, यहां लड़का है तो यहां विद का यूज होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट सिचुएशंस होती है जो आपको फिक्स प्रीपोजिशन के साथ समझ में आएगी। तो ये सारे के सारे जो प्रीपोजिशन यहां पर हमने डिस्कस किया है, इनसे रिलेटेड सेंटेंस कोई कोई एग्जाम में जरूर आता है। इस क्लास को अटेंड करने के बाद आई होप, मैं आशा करता हूं कि आपका प्रीपोजिशन कभी भी गलत नहीं होगा। इसी के साथ यह हमारी प्रीपोजिशन की ये क्लास एंड होती है। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, थैंक यू, डू योर बेस्ट।